गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेहद स्वागत है आपका छाया स्टडी पॉइंट पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th इकोनॉमिक का चैप्टर लेकर आई हूँ, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो आशा करूँगी आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इस चैप्टर को। काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापन, स्थगित भुगतान तथा मूल्य का संचय हेतु संचय के रूप में स्वीकार की जाती है। यानी आप लोगों को पता है मुद्रा क्या होती है। मुद्रा की जो विनिमय का माध्यम जिससे किया जा सकता है, जिससे लोग पैसे स्टॉक कर सकते हैं, जिससे कि लोग भुगतान भी कर सकते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था कि मुद्रा तो नहीं होती थी, तो फिर लोग सीसी इकोनॉमी को अपनाते थे। वस्तु का लेन देन वस्तुओं से ही किया जाता था, ये आप लोग जानते ही होंगे। और उसके बाद फिर सोने चांदी के सिक्के आ गए, है ना। फिर उससे विनिमय का माध्यम होने लगा। और आज के टाइम में रुपया, नोट, हर तरह की मुद्रा है। जहाँ तक कि वर्तमान में तो प्लास्टिक की मुद्रा भी है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ETC। ओके, तो यही है। फिर कि मुद्रा के मूल्य का माप, कि मूल्यों का माप किया जाता है ना। यानी वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार की कीमत के रूप में वो व्यक्त होती है कि जैसे जिस तरीके से वस्तु मिल रही है उसी तरीके से मुद्रा दी जाती है, ये मापन होता है। और कि मूल्य का सचिन्ह, तो इससे क्या अभिप्राय है कि स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में कार्य करती है ये, कि लोग मुद्रा के रूप में बेचते हैं, है ना, मुद्रा के लिए बेचते हैं। कोई भी सामान है, आज के टाइम में कोई लेगा किसी से तो उसके बदले उसे क्या देगा, मुद्रा देगा, वो मुद्रा के लिए ही बेचेगा। फिर है स्थगित भुगतानों का माप, कि स्थगित भुगतानों के माप से अभिप्राय क्या है कि भविष्य के भुगतानों को, जैसे इंश्योरेंस वगैरह होती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा की आपूर्ति क्या है। तो मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में जनता के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। मुद्रा की आपूर्ति से क्या तात्पर्य है, ध्यान से समझिएगा कि किसी भी समय हम एक निश्चित समय में देखते हैं कि जनता के पास कितनी करेंसी है, बैंकों के पास कितनी जमाएं हैं। तो इससे अभिप्राय है कि मुद्रा की आपूर्ति है, ठीक है। फिर है मुद्रा की आपूर्ति का ये फॉर्मूला है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में ये लिखने के लिए भी आ जाता है कि मुद्रा आपूर्ति का फॉर्मूला बता दो, ठीक है। तो ये क्या है कि जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ठीक है। यानी MS इज इक्वल टू C प्लस GD डिपॉजिट डिमांड, है ना, और OD अदर डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मुद्रा आपूर्ति के घटक क्या हैं। तो मुद्रा आपूर्ति के घटक हैं जनता के पास करेंसी या नोट, मांग जमाएं, है ना। ये तो इजी है, ये तो अभी बताया था मैंने। फिर मांग जमाएं क्या होती हैं, ये वे जमाएं हैं जो किसी भी समय मांगने पर बैंकों से निकलवाई जा सकती हैं चेक द्वारा, है ना,
या एटीएम कार्ड के द्वारा भी निकाली जा सकती हैं। ये वो मांग जमाएं हैं। ठीक है, मांग जमाओं से क्या समझते हो कि जो हमने जमा करा दिए पैसे और वो हम किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक बैंक का अर्थ क्या है। तो व्यावसायिक बैंक जैसे कि पता ही चल रहा है, यानी व्यवसाय करने वाला बैंक, है ना। तो देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा। व्यावसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है, यानी वह वित्तीय यानी पैसे वाली संस्था है जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है, पैसों में, क्रेडिट्स में व्यापार करती है। व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं तथा अपने लिए लाभ का सृजन करते हैं। क्यों होते हैं व्यावसायिक? कहाँ से वो व्यावसायिक बैंक लोगों को ऋण देते हैं? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो व्यावसायिक बैंक है वो ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमाएं लेता है। यानी मान लो, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी मैं यहाँ पे। कोई करोड़पति आदमी है, उसका खर्च हो रहा है, उसने कम से कम दो क्या करोड़पति है तो 2 करोड़ समझ लो, 2 करोड़ रुपए उसने अपने बैंक में जमा करे हुए हैं, है ना। और कोई गरीब किसान है, उसके पास 200 रुपये नहीं है, 2000 रुपये नहीं है कि वो अपने बीज खरीद ले, अपने खेती कर ले, तो वो बैंक से ऋण लेगा। ये बैंक है ना। इस बैंक के पास इसके इतने रुपए हैं और इसको उधार चाहिए कुछ टाइम के लिए, तो ये बैंक इसको उधार दे देगा, है ना। ये बैंक उसको उधार दे देगा और इसको तो वो कभी भी वापस कर सकता है, उसके पास बहुत लोगों की जमाएं होती हैं। तो ऋण प्रदान करने का उद्देश्य किसका होता है? व्यावसायिक बैंक का होता है। जो ऋण लेते हैं वो ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, काफ़ी खचपच हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख का सृजन और निर्माण, यानी व्यावसायिक बैंकों द्वारा कैसे मुद्रा का निर्माण हुआ। व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख निर्माण, मुद्रा निर्माण कह सकते हैं। साख निर्माण से तात्पर्य है कि बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा प्राथमिक जमाओं का विस्तार करते हैं। बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया तथा वैधानिक आरक्षित अनुपात के विपरीत संबंध होता है। ठीक है, जमा सृजन इजिकल टू में प्राथमिक जमाएं इंटू में जमा गुणक। फिर शुद्ध तथा निवल साख सृजन, जमा सृजन माइनस प्राथमिक जमाएं, राइट। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक। एक देश की बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली में, एक देश की बैंकिंग या वित्तीय प्रणाली में सर्वोच्च संस्था जो होती है, जो देश के मौद्रिक व बैंकिंग ढांचे का संचालन, नियंत्रण, निर्देशन, नियमन करती है तथा देश के हित के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण करती है, वो क्या होता है? केंद्रीय बैंक होता है। ध्यान से समझिएगा कि एक देश की जो बैंकिंग या वित्तीय प्रणाली है, उसमें जो सबसे बड़ी एक संस्था है जो कि देश को मौद्रिक व बैंकिंग ढांचे का, यानी पैसों का और बैंक व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, इस चीज़ का संचालन करती है, उस पर कंट्रोल रखती है, सारे निर्देशन वगैरह चालू करती है और उनको नियम रूल्स बताती है बैंकों को, और मुद्रा का निर्माण करती है। तो क्या होता है? वो केंद्रीय बैंक कहलाता है। जैसे भारत में RBI है। अब केंद्रीय बैंक के क्या कार्य होते हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय बैंक का
क्या कार्य होते हैं या केंद्रीय बैंक से क्या लाभ होते हैं या फिर केंद्रीय बैंक की विशेषताएं बताइए। ठीक है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं वो लोग। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, 5 नंबर में ज़रूर आता है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय बैंक के कार्य। नोट निर्गम का एकाधिकार अर्थात वैधानिक मुद्रा जारी करता बैंक, यानी नोट वगैरह जारी करने वाला बैंक है ना। सरकार का बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार, पूरी सरकार का सबसे बड़ा बैंक अभिकर्ता और सलाहकार, सबको सलाह देने वाला है, अभिकर्ता है। ठीक है, बैंकों का बैंक, पूरे बैंकों का बैंक है, जैसे कि एक स्कूल में सब टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल होता है, वैसे ही ये जो केंद्रीय बैंक होता है वो सारे सेंट्रल्स बैंक का प्रिंसिपल होता है। विदेशी मुद्रा का एकमात्र संग्राहक और संरक्षण, यानी विदेशी मुद्रा को किस तरीके से डिजर्व करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें किसके जिम्मे होती हैं, ये सब केंद्रीय बैंक के जिम्मे होती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेपो दर। तो देखते हैं क्या है रेपो दर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, रेपो दर, रेपो दर वह ब्याज दर है, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिभूतियों के आरक्षित शेष प्रतिभूतियों पर पुण्यकर प्रस्ताव के बदले व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है, वो रेपो दर कहलाता है। अर्थात कि रेपो दर से तात्पर्य है कि वह एक ब्याज दर है, कि एक ब्याज केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता के अनुपात, यानी ये शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी कि ये एक ब्याज दर है रेपो दर, जो कि अल्पकालीन समय के लिए यानी थोड़े समय के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर ये कहलाता है रेपो दर, यानी थोड़े टाइम के लिए जो ऋण प्रदान ब्याज के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स रेपो दर, यानी एक तो रेपो दर होता है, एक रिवर्स रेपो दर होता है। तो रिवर्स रेपो दर से तात्पर्य है वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों के पूर्ण विक्रय प्रस्ताव के तरह प्रतिभूतियों के क्रय करते हैं। यानी इसमें क्या करता है, व्यावसायिक बैंक से केंद्रीय बैंक के पास, यानी जो भी व्यावसायिक बैंक है वो केंद्रीय बैंक के पास अपना जितना भी फंड है, यानी जितना भी फंड्स वगैरह हैं वो केंद्रीय बैंक के पास ना पूरी प्रतिभूतियों से जमा कर देता है। ठीक है, उसे देता है ना। फिर नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात जैसे SLR। ठीक है, SLR से अभिप्राय वाणिज्य बैंकों की तरल परिसंपत्तियों से है, जैसे उन्हें अपनी कुल जमाओं के न्यूनतम प्रतिशत के रूप में अपने पास रखने की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई भी वाणिज्य बैंक है, उसमें जितनी भी तरल परिसंपत्तियां हैं उन्हें अपनी कुल जमाओं के न्यूनतम प्रतिशत में वो अपने पास रखता है। ठीक है, फिर है नकद आरक्षित
अनुपात यानी CRR प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास कुल जमाओ राशियों का एक न्यूनतम अनुपात, क्या समझे, कि प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने पास कुल जमाओ राशियों को एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के कानून को जमा करने का होता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। यानी कोई भी जो व्यापारिक बैंक है वो अपने पास कितनी जमाए राशियों को रखता है, मतलब कितनी जमा राशियां हैं उसके पास, जो कि वो न्यूनतम अनुपात में केंद्रीय बैंक के पास कानून जमा कर होता है। देखिए, जो भी व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं को केंद्रीय बैंक में जमा करता है वो CRR कहलाता है। फिर है खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, ये वाला खुले बाजार की क्रियाएं, क्या तात्पर्य है इनसे? खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य है कि देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार की प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज के खरीदने अथवा बेचने से संबंधित क्रियाओं को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। यानी रिजर्व बैंक द्वारा जितने भी सिक्योरिटीज को खरीदा गया है यानी खरीदा गया है या फिर बेचा गया है उसे कहते हैं खुले बाजार की क्रिया। जब रिजर्व बैंक यानी केंद्रीय बैंक बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना प्रारंभ करता है तो वाणिज्य बैंकों के नकदी कोषों में कमी आ जाती है। यानी जब भी केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को सिक्योरिटीज को बेचना चालू कर देता है तो फिर जो वाणिज्य बैंक है उसमें नकद कोष जो है उसमें कमी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप बैंकों की साख निर्माण क्षमता घट जाती है। जो भी वह साख निर्माण क्षमता है वो घट जाती है। इसी प्रकार प्रतिभूतियों की बिक्री साख की उपलब्धता में कम कर देती है। ठीक है, फिर है बैंक दर। बैंक दर से अभिप्राय है कि जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है वो बैंक दर कहलाता है। यानी बैंक दर क्या है कि जब केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, फिर है केंद्रीय बैंक के कार्य मुद्रा जारी करना। मुद्रा जारी करना केंद्रीय बैंक का एक प्राथमिक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, आजकल प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक को इसीलिए आजकल प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक और इसीलिए हमारे देश में रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन करने का एक अधिकार प्राप्त है। इस कार्य का इतना अधिक महत्व हो गया है कि केंद्रीय बैंक को निर्गमन यानी बैंक ऑफ इशू ही कहा जाता है। यानी केंद्रीय बैंक का जो दूसरा नाम है वो है बैंक ऑफ इशू। ओके, फिर है नोट जारी करने की दृष्टि से केंद्रीय बैंक तीन मुख्य बातों को ध्यान में रखता है। फर्स्ट, एकरूपता, लोचशीलता, आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की मात्रा तय करना और सुरक्षा। ठीक है, एकरूपता और आवश्यकता के अनुसार ही वो नोट जारी करता है केंद्रीय बैंक, और सुरक्षा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक मुद्रा की
वृद्धि को एक सीमा भीतर ही बनाए रखता है और इस प्रकार अस्वीकृत दबावों को नियंत्रण में रखता है। यानी जो रिजर्व बैंक है वो मुद्रा की वृद्धि भी नहीं होने देता, कमी भी नहीं होने देता, बहुत ही हिसाब से लेकर चलता है। केंद्रीय बैंक के कार्य बैंकों का बैंक। ओके, केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है। केंद्रीय बैंक का अन्य व्यावसायिक बैंकों के साथ वैसा ही संबंध होता है जैसे कि एक साधारण बैंक अपने ग्राहकों के साथ होता है ना। केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों के कोषों को संरक्षक होता है, कोषों का संरक्षक होता है। आवश्यकता पड़ने पर व्यावसायिक बैंक को भी वो ऋण प्रदान करता है। यानी ऐसा ही नहीं है कि जो केंद्रीय बैंक है वो बस वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता रहा है, वो व्यावसायिक बैंकों को भी ऋण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के कार्य सरकार का बैंक। केंद्रीय बैंक वह सभी बैंकिंग सुविधाओं का सरकार को प्रदान करता है जो व्यापारिक बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती हैं। यानी जो केंद्रीय बैंक है वो सभी बैंकिंग सुविधाओं को सरकार को प्रदान करता है ना। फिर केंद्रीय बैंक सरकार के बैंक एजेंट व वित्तीय सलाहकार के रूप में सरकार के कोषों में व्यवस्था करता है। एक एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, सार्वजनिक ऋण का प्रबंधक है, यानी प्रबंधन है। साथ ही यह सरकार को उचित मौद्रिक नीतियों का निर्माण हेतु उपयोगी परामर्श में प्रदान किया जाता है। राइट, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आशा करूँगी अच्छी तरह नहीं बट थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब।